आइए फिर कुछ चर्चा करते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। आज सोरियासिस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ख़ास तौर से इसकी चिकित्सा के बारे में। इसके पहले कल जिनके प्रश्न आए थे उनका समाधान किया जाना चाहिए। शिखा वर्मा ने जानना चाहा है कि प्रोस्टेट में पंचकर्म कौन सा कराना चाहिए। रिड्यूस कर सकते हैं क्या इनलार्जमेंट? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोस्टेट में एक तो विरेचन कर्म कराएं और निरूहवस्थी, तृणपंचमूल क्वाथ, त्रिफला, गिलोय और विडंग। तृणपंचमूल क्वाथ, त्रिफला, गिलोय और विडंग, इनका क्वाथ तैयार कर लें 300 ml। इसमें यवक्षार 10 ग्राम, सेंधव 5 ग्राम, शहद 50 ग्राम और सेंधवादिरेल 50 ग्राम, ये वस्ती निर्माण करके निरूह देवें। आवश्यकता पड़ने पर मूर्छित तिल तैल की या दशमूल तैल की अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। एक योग शायद मैंने कल बताया था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मक्के के भुट्टे आजकल तो हमेशा ही मिलते हैं। उनको आप जब लेते हैं तो देखे होंगे कि उसके सिरों पर बाल रहते हैं। कई बार दुकानदार वो निकाल देते हैं। दुकानदार के पास जा कर के उसको कलेक्ट कर लीजिए बालों को, और बालों को फिर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको जला दीजिए। जलाने के बाद एक क्षार एक तरीके से हो जाएगा। इसको 1000 कैपेसिटी वाली कैप्सूल में भर लीजिए और इस कैप्सूल का दो दिन में 2 बार या 3 बार रोगी के अवस्था अनुसार इसका सेवन कराएं। साथ ही सौंफ का पानी, बड़ी सौंफ का पानी, ये भी साथ साथ में सेवन कराएं तो यूरिनेशन भी अच्छा होगा और साथ साथ में प्रोस्टेट की साइज़ भी कम हो जाएगी। इसके अलावा अन्य भी जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, जैसे शोधारी लौह, शिलज इत्यादि लौह, शुद्ध काशीस, ये सब लेखन द्रव्य हैं, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अरुणा वर्मा जी ने जानना चाहा है कि जब यूटीआई हो जाता है तो फीवर ज़रूर होता है। आप सब जानते हो कि जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ फीवर होगा। तो पहले तो यूटीआई को आपको ठीक करना पड़ेगा। ज्वर अपने आप शांत हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ही ज्वर हो तो आप गोदंती 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार आप दें तो ज्वर थोड़ा नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा संजीवनी बट्टी का भी आप सेवन करा सकते हैं फीवर के लिए। मनोज अग्रवाल जी ने पूछा है कि शीत पित्त में ओपीडी का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो कल मैंने बताया था, एक रसयोग दीजिए, एक बटी दीजिए, एक क्वाथ या आसोरस दीजिए, और लगाने के लिए लेप जो मैंने बताए थे उनका भी आप प्रयोग कराइए। जैसे ताल के स्वरस 60 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय शब्द 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार मात्राएं दीजिए। हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 3 बार दूध के साथ देवें। साथ में चाल मोगरा तेल बराबर लगाते रहें। बहुत एक्यूट हो तो शुद्ध गहरे का लेप पूरे शरीर में करें, इससे लाभ होगा। एक अर्टिप्लेक्स लोशन आता है, उसको भी लगाएं, उससे भी काफ़ी आराम रोगी को प्राप्त होता है। जिग्नेश साकरिया जी ने पूछा है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में जो चिकित्सा क्या होनी चाहिए, तो मैं भी उसी के बारे में चर्चा कर रहा था। शायद आपने सुना होगा। सोनाली अनिल मिस्के ने पीसीओएस और इनफर्टिलिटी में विरेचन कराना चाहिए कि नहीं? विरेचन नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा संशोधन कराना चाहिए। वमन विरेचन कराने के बाद फिर जो है वस्तुओं का सेवन कराना चाहिए। पीसीओएस है तो उसमें लेखन द्रव्यों का, इसके लिए वरुणादिक्वाथ,
तृणपंचफूल क्वाथ, इनके काढ़ा बना लें 100-200 300 ml। इसमें यवक क्षार 10 ग्राम, सेंधो 5 ग्राम, शहद 50 ग्राम और मूर्छित तिल तेल 50 ml। इसको मिला करके वस्ती आप दें तो पीस हुए इसमें अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा वायविडंग, गिलोय और कांचनार, इसका चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार देवें। अगर इनफर्टिलिटी का केस है तो इसमें पूरा संशोधन कराने के बाद उत्तर वस्ती देने का विशेष प्रावधान है। उत्तर वस्ती में अनुवासन के रूप में दशमूलादि तैल और निरूह के रूप में 2 औषधि हैं, एक गंभारी और कोटज। इनसे आप तेल भी सिद्ध कर सकते हैं और इनकी निरूह वस्ती भी आप दे सकते हैं। अनुवासन वस्ती के रूप में फल घृत का प्रयोग इनफर्टिलिटी में करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा ऐसा अनुभव है, शोधन के बाद पश्चात यदि उत्तर वस्ती कराएं और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करें तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। मनोज अग्रवाल जी ने फंगल इन्फेक्शन के बारे में पूछा है कि गंधक का कैसे उपयोग करें। तो फंगल इन्फेक्शन में गंधक रसायन शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, इसमें साथ में प्रोआलपिस्टी और गिलोय मिला लें और ताल के सोरस 60 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। ब्रजेश सिंह ने पूछा है सभी कुष्ठों में मृदु विरेचन कराना चाहिए। तो कुष्ठ का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी हम चर्चा करेंगे। बहुदोषा संशुद्ध कोष्ठी बहुशो अनुरक्षता प्राण, बहुदोष अवस्था होती है, इसलिए इसमें वमन और विरेचन पुनः पुनः कराना चाहिए। मृदु विरेचन कराने का तो उल्लेख है ही नहीं। इसमें वमन तीक्ष्ण, विरेचन भी तीक्ष्ण कराना चाहिए। यह बात अलग है कि सूत्र के संदर्भ में हमने जरूर कहा था कि उसमें निशोथ अथवा कटगुलर के चूर्ण लेकर के गुड़ के साथ आप सेवन कराएं, ये मृदु विरेचन जरूर होता है। लेकिन सूत्राणाम सवेशम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धा नाम, सूत्र का पहले संशोधन कर्म तो कुष्ठ के समान करना ही करना है, उसके बाद ही विशेष चिकित्सा का उल्लेख आया है, उसमें आप मृदु विरेचन कराते हैं। रजनीश कौशल ने मेल में जो उत्तर वस्ती दी जाती है उसके बारे में डिटेल जानना चाहा है, तो इसके लिए तो पूरा एक व्याख्यान चाहिए, कभी इस पर चर्चा करेंगे। रजनीश कौशल जी के ये प्रश्न था, इसको डिटेल चर्चा किसी अन्य लेक्चर में करेंगे। मीनाक्षी जिंदल जी ने पूछा है शीत पित्त भंजन रस का प्रयोग कब करना चाहिए। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है शीत पित्त का, तो शीत पित्त जैसे पेशेंट आए उसको प्रयोग करना चाहिए और ये बहुत ही इफेक्टेड है। साथ उसे प्रोआलपिस्टी और गिलो भी मिलाएं तो इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। भव्य गोयल जी ने राजयापन वस्ती के बारे में जानना चाहा है। राजयापन वस्ती बहुत ही श्रेष्ठ वस्ती है, इस पर बहुत सारे अनुसंधान कार्य हो चुके हैं और हम तो बहुत प्रैक्टिकली पेशेंट को कई रोगों में इसको प्रयोग करते हैं। इसका वर्णन सुश्रुत चिकित्सा स्थान 39 श्लोक नंबर 106 से 111, यहाँ पर इसका वर्णन है। इसमें जो मुख्य द्रव्य हैं मैं बताना चाहूँगा। मुस्ता, पाठा, गिलोय, कुटकी, भला, रासना, मजीठ, अमलतास, खश, त्रायमाणा, गोक्षुर और दशमूल के द्रव्य प्रत्येक 40-40 ग्राम लेते हैं और 8 नग मदन फल, इनको सब योगुट करके 16 गुना पानी में 400 ml शेष रहने तक इसको पकाते हैं। इस काढ़े में बकरे का मांस रस 100 ml डाला जाता है, साथ में मधु 50 ml, घृतों में शतावरी घृत 50 ml और सौंफ, प्रियंगू, मुलहठी और रसोत, सौंफ, प्रियंगू, मुलहठी और रसोत प्रत्येक 10-10 ग्राम ले करके इनका कल्क बना करके इस काढ़े में डाल करके
वस्ती दी जाती है। ये बहुत ही श्रेष्ठ वस्ती है और अनेक रोगों में ये लाभप्रद होती है। हमने जो काम किया है उसमें वात रक्त, प्रमेह, शोफ, अर्श, गुल्म, मूत्रावरोध, विसर्प, अतिसार और रक्त पित्त में विशेष उपयोगी है। साथ ही ये बलवर्धक है, जीवनदायिनी है, वृश्य है, चक्षुष्य है, शूलनाशक है, मांसगत वात यानी मायोपैथी में इसका प्रयोग बड़ा लाभप्रद करता है। तो ये राजयापन वस्ती बड़ी श्रेष्ठ वस्ती है। आपने अच्छा प्रश्न किया है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से आपको जानकारी दी। दीपक गुप्ता जी ने एन्यूरिया को क्या कहना चाहिए, ओलिग्यूरिया को क्या कहना चाहिए, तो देखिए आप ट्रांसलेशन के भ्रम में न पड़ें। फिर भी एन्यूरिया को मूत्राघात और ओलिग्यूरिया को शुक्रज मूत्राघात कह सकते हैं। पर मेरा हमेशा ये मत रहता है कि आयुर्वेद को आयुर्वेद ढंग से और आधुनिक को आधुनिक ढंग से ही समझना चाहिए और वैसे ही ट्रीटमेंट सुविधा बनानी चाहिए। रजनीश कौशल जी ने पूछा है CRF को किसके साथ कोरिलेट करना चाहिए। फिर मैं वही बात कहूँगा, कोरिलेट के चक्कर में न पड़िए। उसके लक्षण, दोष, स्थान, दूष्य, इन सब को देख करके ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। CRF में विशेष रूप से सीरम क्रिएटिनिन निकलना प्रारंभ कर देता है, पेशेंट को भूख कम लगती है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो इसको कई लोग त्रिदोषज शोथ का नाम देते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मीनाक्षी जिंदल जी ने पूछा है कि जो निरोध द्रव्य आपने बताए हैं क्या उनका क्वाथ ले सकते हैं, तो बिल्कुल क्वाथ ले सकते हैं। अगर वस्ती देने में आप सक्षम नहीं हैं या पेशेंट तैयार नहीं है तो क्वाथ का सेवन किया जा सकता है। भव्य गोयल ने पुनः एक प्रश्न किया है, शीत पित्त में कृमि के लक्षण क्या होंगे। तो सामान्य कृमि के लक्षण का ज्ञान, आपको लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए। ज्वरो विवणता शूलम हृदरोगम सदन भ्रम भक्तद्वेषो अतिसार से संजात कृमि लक्षणम। ये लक्षण साथ में हो और साथ में शीत पित्त के लक्षण हो तो समझना चाहिए ये थ्रेडवर्म इन्फेक्शन है। इसके अलावा मीनाक्षी जी ने भी प्रश्न किया है भुट्टे के बाल के संदर्भ में। तो मैंने ऊपर अभी चर्चा कर चुके हैं कि मक्के के भुट्टे होते हैं ना, उसके बालों को कलेक्ट करना चाहिए, सुखाना चाहिए और फिर जला करके 1000 mg की कैप्सूल फिलिंग करके और इसका योग्यता अनुसार, रोगी के बलाबल अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा संध्या पांडे जी ने प्रसन्नता जाहिर की है, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अच्छी बात है। उत्कर्ष वर्मा जी, क्षितिज चौधरी, शिव नारायण गुप्ता जी, संदीप जी, प्रेरित गोयल जी, अशोक जी, योगेश जी, विकेश जी, ब्रजेश जी, वासुदेव पंकज जी, प्रेरित छाबरा जी, स्वाति जायसवाल, अनूप जी, सायराम एंड जितेंद्र सक्सेना जी, ये भी बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। उद्देश्य भी यही है कि क्लासिकल नॉलेज आपको प्राप्त हो, उसके बाद आप उसमें चिकित्सा में वृद्धि आप कर सकते हैं अपने ज्ञान के अनुसार, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। अब आइए सोरियासिस के बारे में थोड़ा चर्चा करें। आप सब जानते हो कि अगली अपीयरेंस होने के कारण रोगी को बहुत डिस्ट्रेसिंग डिप्रेशन हो जाता है। मेरे एक मित्र हैं उज्जैन में, भूतपूर्व विधायक हैं, उनको ये रोग हो गया तो उनको लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसा भाव पैदा होने लगता है। तकलीफ तो होती ही है, लेकिन उसमें अगली अपीयरेंस जो होता है उससे पेशेंट को मानसिक कष्ट होता है। और ये आप जानते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इन्फेक्शियस नहीं है। जबकि सुश्रुत ने कुष्ठ को इन्फेक्शियस रोग में रखा है। प्रसंगात गात संस्पर्शात प्रदुष्टो कफमारुतो पित्तेन सह संभूय कुष्ठम ज्वर शोषस्य नेत्राभिसंदेवचा
औपसर्गिक रोगांश संक्रामंती नरा नरे। कुष्ठ, ज्वर, अभिसंधि और शोष रोग को फैलने वाली व्याधि, इन्फेक्शियस व्याधि माना है, लेकिन सोरियासिस जो है न तो हेरिडिटरी होती है और न ही इन्फेक्शियस होती है। अक्सर रक्तवर्ण के गोलाकार प्लग्स हो जाते हैं, स्पर्श करने में रुक्षता, सूखे और सिल्की स्केल्स निकलते हैं। ये एक विशेष लक्षण है और तभी हम तुलना जो है एक कुष्ठ से करते हैं। अस्वेदनम महावस्तु यत् वत्स सकलोपम, अस्वेदनम महावस्तु यत् वत्स सकलोपम, मत्स्य सकलोपम, मत्स्य के समान कवरिंग जो होती है उसी जैसा दिखता है, इसलिए इसको एक कुष्ठ की तुलना करते हैं। कई लोग किटिव कहते हैं। श्यावम किण खर स्पर्शम पटुभम किटभम स्मृतम, श्यावम किण खर स्पर्शम किटभम, श्याव वर्ण का किटिव, रूक्षता युक्त, ऐसा लक्षण। तो ये दोनों के लक्षण एक्चुअली मिलते हैं, पर मैं इसको एक कुष्ठ के अंतर्गत रखना पसंद करूँगा। प्रमुख लक्षण हैं सोरियासिस के, एक तो स्केलिंग, जिसको हम मत्स्य सकलोपम कहते हैं, भयंकर कंडू, एपिडर्मल थिकनिंग, मोटापन स्किन हो जाती है, ड्राइनेस, इरिदीमा, बर्निंग सेसेशन, दाह और डिस्कलरेशन, विवर्णता, और कैंडल ग्रीस साइन और ऑस्ट्रिच साइन, ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ये लक्षण विशेष रूप से सोरियासिस में प्राप्त होते हैं। जैसा कहा गया है कुष्ठ के संदर्भ में, क्योंकि कुष्ठ के अंतर्गत ही सोरियासिस को रखेंगे। सामान्य परिभाषा है कुष्णाति वपुः इति कुष्ठम। कुष्ठ में यदि विवर्णता आने लगे तो कुष्ठ के अंतर्गत आना चाहिए, ऐसा माना गया। इसको रक्तज विकार माना गया है और महागत के अंतर्गत इसका अंतर्भाव है। कुष्ठ को आधुनिक शास्त्र में लेप्रोसी कह सकते हैं, और वो भी कहना गलत है। सिर्फ जो महाकुष्ठ हैं 7 प्रकार के, कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषि, पुंडरीक, सिद्ध, काकड़, कई कुष्ठम, इनको महाकुष्ठ कहते हैं, इनको लेप्रोसी माना जा सकता है। लेकिन बाकी के जो अन्य कुष्ठ हैं 11 प्रकार के, 11 प्रकार के, कुल टोटल 18 प्रकार के कुष्ठ माने गए हैं। बाकी 11 प्रकार के जो कुष्ठ हैं वो क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत इनको माना गया है, और निश्चित रूप से सोरियासिस भी क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत ही मानना चाहिए। कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषजिह्व, पुंडरीक, सिद्ध, काकड़ी, कुष्ठम, चर्माख्यम, किटभम, सावपादिका, अलसकम, दद्रु, चर्म, दाल, पामा, विस्फोटक, सतारु, विचर्चिका नामो, ये 18 प्रकार के कुष्ठ हैं। निदान का अवलोकन करें तो ये आहार अगर मिथ्या रूप में लेते हैं, विरोधी आहार का सेवन करते हैं, अति गुरु शीत का प्रयोग करते हैं, अपने देवताओं को अपमान करते हैं, गुरुओं को अपमान करते हैं, और पूर्वकृत कर्म से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। विरोधीन अन्नपानानि द्रव्य स्निग्ध गुरुणुचा भजताम अगताम छर्दे वेगश्चान्यान प्रकृता वा। इसके अलावा अति व्यायाम करना, अति रूक्ष पदार्थों का सेवन करना, इन कारणों से कुष्ठ उत्पन्न होता है, और यही कारण आप सोरियासिस में भी समझ सकते हैं। हालांकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है आधुनिक दृष्टिया। आइए संप्राप्ति का अवलोकन करें। संप्राप्ति तो इसमें 3 दोष जब प्रकोपित होते हैं, तीनों दोष, क्योंकि ये त्रिदोषज व्याधि है, तब रक्त, मांस, लसिका और त्वचा को शिथिल करते हैं, उनको दूषित करते हैं, और इस प्रकार से 7 प्रकार के द्रव्य एक साथ कुपित होकर के, एक साथ दूषित होकर के कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं। वातादयस्त्रयः दुष्टा त्वग रक्त मांसाम्बुचा दूष्यन्ति सकुष्ठानाम सप्तको द्रव्यशग्रः अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्तचैकदशैवचा न चैकदोषजम किंचित कुष्ठम समुपलभ्यते। तो ये संप्राप्ति को समझा जा सकता है। पूर्व के रूप में
इसमें स्पर्श का ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन जीर्ण होने पर स्पर्श ज्ञान खत्म हो जाता है। श्वेत का आना अथवा ना आना, पारुष्य, विवरता, कंडू आदि लक्षण इसमें प्राप्त होते हैं। स्पर्शा अज्ञत्वम अतिशोधो न वै वर्णम उन्नति, कोठा नाम लोम हर्षस्य कंडुस्तोधा श्रमाक्रम, वर्णामादिकम शूलम शीघ्र उत्पत्तिश्चिरता दाह सुप्तांगता चेति कुष्ठ लक्षण अग्रजम। तो संक्षिप्त कुष्ठ का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब आइए सोरियासिस की चिकित्सा के बारे में चर्चा करें। और जो मैं चिकित्सा आपको बता रहा हूँ ये मैं प्रारंभ से ही ये कर रहा हूँ और बड़े अच्छे लाभ मिलते हैं। ये बात सत्य है कि कई बार एक कोर्स की चिकित्सा में लाभ तो होता है लेकिन फिर दोबारा भी उत्पन्न हो जाता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि लगातार ये 3 बार पंचकर्म चिकित्साओं का पुनरावृत्ति करें तो ये जड़ से जा सकता है। ऐसे मेरे कम से कम 8-10 पेशेंट हैं जिनको बिल्कुल सोरियासिस ठीक हो गया। लेकिन जो शास्त्रगत चिकित्सा है वो हम लोग करते नहीं हैं। शास्त्रगत चिकित्सा आपको करना है। चिकित्सा सिद्धांत में देखें तो चूँकि ये त्रिदोषज व्याधि है, सर्वस्त्रिदोषम कुष्ठम दोषाणाम तो बलाबलम यथासुई लक्षणे बुद्धा कुष्ठानाम क्रियते क्रियाः, दोषस्य यस्य पश्येत कुष्ठेषु विशेष लिंगम आदितम तस्य समम कुर्यात् तथा परम च अनुबंधस्य। उसके दोष को देख करके, लक्षणों को देख करके, अनुबंध दोष को देख करके चिकित्सा आपको प्रारंभ करना है। लेकिन इसमें संशोधन चिकित्सा मुख्य है। जैसा कहा है, बहुदोषा संशुद्ध कोष्ठी बहुसो अनुरक्षता प्राणान, दोषे हति मात्रा हते वायु हन्याद बलमाशु। पुनः पुनः शोधन का कार्य करना चाहिए। बस ये ध्यान रहे कि वायु की वृद्धि न होने पाए। अगर वायु की वृद्धि होती है तो वायु के संशमन के लिए संतर्पण की चिकित्सा भी हमें करना चाहिए। स्निग्धस्य हितम पानम शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रखते वायुर्हि शुद्ध कोष्ठम कुष्ठम अवलम विशत शीघ्रम। बहुत ज़्यादा शोधन करने से वायु की वृद्धि हो सकती है, इसलिए स्नेह के द्वारा चिकित्सा करना चाहिए। सामान्य चिकित्सा के रूप में वमन, विरेचन, वस्ति, नस्यकर्म और रक्त मोक्षण सोरियासिस के पेशेंट में कराया जाता है। अब आइए, अगर आप वमन कराते हैं तो आभ्यंतर स्नेहपान किसका कराएंगे? तो निश्चित रूप से महातिक्त घृत या त्रिफला घृत या पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। आभ्यंतर स्नेहपान सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त होने तक कराते हैं। उसके बाद 1 दिन स्वेदन करना है और फिर वमन कराना है। वमन के लिए भी विशेष औषधियाँ देना चाहिए। कुटज, पटोलपत्र, निम्बछाल। कुटज, पटोलपत्र और निम्बछाल प्रत्येक 20-20 ग्राम लेकर के इसको 100 ml काढ़ा बना लीजिए और इसमें मदन फल 15 ग्राम यौकुट करके रात्रि में इस काढ़े में डुबो के रख दीजिए। प्रातः काल में सलिए, छानिए और छानने के बाद 20 ग्राम शहद और 2.5 ग्राम से 5 ग्राम तक सेंधो नमक मिला करके इस मदन फल कल्प का प्रयोग आप वमनार्थ करें। आप देखेंगे पित्तांत भी मिलेगा और ये रोगानुसार हमने कल्प का निश्चय किया है। ये शास्त्रों में सब लिखा हुआ है लेकिन हम करते नहीं हैं। बस वही ध्यान रहता है कि 1 भाग सेंधो, 2 भाग वचा, 4 भाग मदन फल पिपली, इसके अलावा और कोई हमको ध्यान नहीं रहता है। फिर वमन के 15वें दिन विरेचन। उस दृष्टिकोण से 9वें, 10वें, 11वें दिन पंचतिक्त घृत बढ़ी हुई मात्रा में प्रथम दिन 50 ml, 100 ml और 150 ml ऐसा दे करके सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त करें। फिर 11वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन रोगी को वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन और ऐसा आहार विहार दें जो कफ और पित्तवर्धक ना हो। फिर 15वें दिन विरेचन कराएं। विरेचन कल्प के लिए विशेष औषधियाँ का उल्लेख है। त्रिफला, श्वेत निशोथ और दंती मूल। त्रिफला 50 ग्राम, श्वेत निशोथ 30 ग्राम, दंती मूल 30 ग्राम। इनको यौकुट करके क्वाथ बना लें 100 ml और इसमें यदि मृदु कोष्ठी है तो ये काढ़ा ठीक है, मध्य कोष्ठी है तो इसमें 40 ml एरंड तैल मिलाएं और क्रूर कोष्ठी है तो इसमें इच्छाभेदी रस भी 125 से 250 मिलीग्राम तक मिलाना है।
तभी अच्छा विरेचन कफांत होगा। इसके बाद आइए वस्ती प्रारंभ करेंगे। वस्ती में हम क्या क्या देते हैं, हमारा अनुभव क्या है, वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। कालवस्ती क्रम के रूप में हम 16 वस्तियां प्रायशः देते हैं और इनको फिर 16 दिन बाद फिर रिपीट करते हैं। 16 दिन दीजिए, 16 दिन बाद दीजिए, ऐसे 3 कोर्स करिए, तब ये जाएगा रोग। अनुवासन वस्ती के रूप में जो हम करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। मदन फल, मुलैठी, निम्ब, कुटकी और पटोल पत्र। फिर मैं रिपीट करता हूँ, मदन फल, मुलैठी, निम्ब, कुटकी और पटोल पत्र। इनसे सिद्ध करके तैल तैयार करते हैं और ये तैल अनुवासन के रूप में और जो आस्थापन में तैल डालते हैं उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, करना ही चाहिए। बाई दबे आपके पास उपलब्ध ना हो तो पंचतिक्त घृत से या चाल मुगरा तेल या निम्ब तेल से अनुवासन वस्ती दी जा सकती है। निरूह वस्ती में जो काढ़े पड़ते हैं उनके औषधियों को मैं उल्लेखित कर रहा हूँ। दारू हल्दी, कंटकारी, खस, परोरा पत्र, पटोल पत्र, निम्ब छाल, मदन फल और अमलतास। फिर मैं रिपीट करता हूँ, दारू हल्दी, कंटकारी, खस, पटोल पत्र, निम्ब छाल, मदन फल, अमलतास। इसके अलावा इंद्रजौ, नागरमोथा, इन सब का क्वाथ 300 ml बना लेते हैं और इसमें पंचतिक्त घृत 50 ml, शहद 50 ml और चाल मोगरा तेल 50 ml, सेंधौ 5 ग्राम मिला करके वस्ती दी जाती है। ये वस्ती 10 से 15 मिनट के अंदर वापस आ जाती है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शोधन द्रव्य है, निकलना ही चाहिए। ना निकले तो फिर वर्ती लगाकर इसको निकालना चाहिए। ये निरूह वस्ती काल वस्ती के रूप में, कर्म वस्ती के रूप में, योग वस्ती के रूप में, जैसे पेशेंट की उपलब्धता हो उस हिसाब से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर छाती के ऊपर, गले प्रदेश में, सिरहा प्रदेश में, ज़्यादातर बालों में सोरियासिस की अधिक पहले शुरुआती सिरहा प्रदेश से ज़्यादातर होती है, तो उसके लिए नस्य कराने का उल्लेख है। धमापन नस या अवपीड़न नस के रूप में इन औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। 7 औषधियाँ हैं, सेंधौ, दंतीमूल, मरीच, तुलसी बीज, पीपर, करंज फल और विडंग। ये 7 औषधियाँ हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सेंधौ, दंतीमूल, मरीच, तुलसी बीज, पीपर, करंज फल और विडंग। इनको बराबर मात्रा में लेकर के बारीक चूर्ण तैयार करके रखें। अगर धमापन नस से देना है तो 3 मुचटी इस चूर्ण को लेकर के पहले राइट नासा से फिर लेफ्ट नासा से धमापन करें, और अवपीड़न देना है तो 2 चम्मच इन दवाइयों को लेकर के पानी में भिगो के रात्रि भर रख दें। प्रातःकाल उसको मसल करके छानने में, छानना नहीं बल्कि निचोड़ना है, इसीलिए उसका अवपीड़न नाम है, निचोड़ना है, क्योंकि मात्रा 6 बूंद या 8 बूंद ही देना है। इसलिए पानी की मात्रा जब आप भिगोते हैं तो कम होनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चम्मच। नस्य कराने के बाद फिर रक्त मोक्षण कराने का नंबर आता है। रक्त मोक्षण कराना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए शिराभेद या जलौकाउच्चारण या कपिंग। पूरे शरीर में है तो शिराभेद कराना है, और अगर लोकल है तो आप जलौका से या कपिंग के माध्यम से रक्त मोक्षण करा सकते हैं। एक विशेष ट्रीटमेंट हम करते हैं जिसका नाम रखा है सिद्धार्थक तक्रधारा। जैसा पहले भी बता चुके हैं हम कि कुष्ठ में एक सिद्धार्थक स्नान है, उस स्नान के द्रव्य बताए हैं। उसका प्रयोग स्नान के रूप में तो किया ही जाता है, साथ में क्वाथ के रूप में, वस्ती के रूप में, भोजन के साथ अन्य तरीके से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें औषधियाँ हैं, नागरमोथा, मदन फल, आंवला, हरितकी, विभीतकी, करंज, अमलतास, इंद्रजौ,
दारू हल्दी गिलोय और सप्तपर्ण मुस्त मदनम त्रिफला करंज आरगवध कलिंगवाह दारवी सप्तपर्णाह सिद्धार्थकम स्नाम चैति। आप इसको कुष्ठ अध्याय में देख सकते हैं। इसका काढ़ा बना लें करीब 2 लीटर और 2 लीटर छाछ, इन दोनों को मिला करके कोष्ण कर लें और सर्वांग धारा पेशेंट में, क्योंकि सर्व शरीरगत होता है सोरियोसिस, तो सिर से लगाकर पैर तक धारा आप करें। धारा करने के पहले चाल मोगरा या नींब तेल से अभ्यंग करा लें। अभ्यंग कराने के बाद ही इसको कराना चाहिए और लगभग 1 घंटे तक धारा करना चाहिए। रोगी की उपलब्धता के आधार पर 11 दिन, 21 दिन या रिपीटेड डोज, जैसे 11 दिन कराएं, 11 दिन नहीं कराएं, 11 दिन कराएं, 11 दिन नहीं कराएं, ऐसे 3 कोर्स। ये यदि आप बरोबर देंगे तो रोगी को अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। एक लेप है जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, बड़ा उपयोगी है। चित्रक, सहीजन, गिलोय, बड़ी इलायची, अपामार्ग, इन सब का बारीक चूर्ण बना लें और जब लेप करना हो तो दही के पानी में उसको पीस करके और इफेक्टेड पोर्शन में लेप लगाएं। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही रोगी में जो कंडू होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो लेप लगाना बहुत ही उपयोगी है। क्वाथ के रूप में भी औषधियों का सेवन कराया जाता है जो बड़ा लाभप्रद है। क्वाथ के द्रव्य हैं दारू हल्दी, नींब छाल, पटोल पत्र, अमलतास और त्रिफला। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दारू हल्दी, नींब छाल, पटोल पत्र, अमलतास और त्रिफला के द्रव्य, इन सबको बराबर मात्रा लेकर यौकुट कर लें और इसका काढ़ा बना लें। इसके काढ़े की मात्रा 30 ml खाली पेट में 21 दिन तक के प्रयोग करने से सोरियोसिस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ रस औषधियाँ, उनका भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में थोड़ा बचना चाहिए रस औषधियों से। लेटर अवस्था में गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, तालकेश्वर 60 मिलीग्राम, गिलोयसत्र 250 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम, ऐसे ही दिन में 3 मात्राएं आप दें। फिर से रिपीट करता हूँ, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, तालकेश्वर 60 मिलीग्राम, गिलोयसत्र 250 और स्वर्णमाक्षिक 250, इसको मिला के ये 1 डोज हुआ। ऐसे दिन में 2 या 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, गिलोयसत्र 250 मिलीग्राम, ये 1 डोज है। ऐसे दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन आप करा सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष योग मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस्ड अनुभूत किसी, जो हमारे यहाँ सिंहस्थ, उज्जैन में सिंहस्थ मेला होता है हर साल, हर 12वें साल, वहाँ बहुत सारे साधु संत आते हैं। वो कई बार बड़े अच्छे अच्छे योग बताएं, उन्हीं में से मैं बता रहा हूँ आपको। दारू हल्दी का कल्क, दारू हल्दी करीब 30 ग्राम ले लें, उसका कल्क बना लें और गोमूत्र के साथ सेवन 1 माह तक कराएं। इसके बाद 1 माह तक स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम गोमूत्र के साथ 21 दिन तक पुनः कराएं। तो 21 दिन दारू हल्दी और 21 दिन स्वर्णमाक्षिक का योग आप दें। इसमें ये बड़ा अनुभूत योग है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने बार बार संध्या पांडे जी का नाम लिया है। उज्जैन में जो एमडी कर रही थी उसमें शोध कार्य किया जाता है, उसके लिए उन्होंने सोरियोसिस का चयन किया था और उसमें चक्रदत्त द्वारा उल्लेखित नवाइस रसायन पर कार्य किया था। शोधन करने के पश्चात, विरेचन करने के पश्चात नवाइस रसायन का प्रयोग संध्या पांडे जी ने किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। तो मैं इस माध्यम से आपको भी वो योग बताना चाहूँगा, आप इसको बना करके और इसका प्रयोग करें। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। उसमें 9 चीज़ें हैं।
और चक्रदत्त ने इसका उल्लेख किया है। आमल की 1 भाग, विभीत की 2 भाग, हरित की 3 भाग, विडंग 4 भाग, चित्रकमूल 5 भाग, भिलावा 6 भाग, वाकुची 7 भाग, लौह भस्म 8 भाग और भृंगराज 9 भाग लेकर के इसका चूर्ण तैयार कर लें। फिर मैं बोल रहा हूँ, आमल की 1 भाग, विभीत की 2 भाग, हरित की 3 भाग, विडंग 4 भाग, चित्रकमूल 5 भाग, भिलावा 6 भाग, वाकुची 7 भाग, लौह भस्म 8 भाग और भृंगराज 9 भाग। इन सब का मिला करके बारीक चूर्ण बना लें और इसको 1 चम्मच यानी 5 ग्राम से दिन में 5 ग्राम दिन में 3 बार, 2 बार या 4 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की इसमें व्यापत्ति नहीं आती। तो सोरियासिस एक बहुत चैलेंजिंग व्याधि है। अगर आप सिद्धांत को पकड़ करके और इन हर्बल औषधियों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित आप रोगी को लाभान्वित कर पाएंगे। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि बहुत दोष है इसमें, यह एक बार के संशोधन में ठीक नहीं होता, बार बार संशोधन करना चाहिए। इसलिए सुश्रुत ने कहा है कि कुष्ठ के रोगियों को 15-15 दिन में वमन, 1-1 माह में विरेचन, 6-6 माह में रक्तमोक्षण और 3-3 दिन के अंतर से नस्य कराना चाहिए। पक्षाद छर्दनान अभिपेयान मांसान मांसाद स्रंसनम चाभिधेयम श्राव्यम रक्तम द्विवत्सरे अल्पम नस्यम दद्यात् त्रिरात्राच्च। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि यदि पेशेंट 3 बार ये संशोधन कराता है, अब ये संशोधन जरूर लिखा है 15-15 दिन में वमन कराना चाहिए, पर वो उपयुक्त नहीं है। हम पूरा पंचकर्म कराने के बाद 3 माह के बाद इसको रिपीट करते हैं। ऐसे मेरे कई पेशेंट हैं, उज्जैन में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, जिनका 3 बार संशोधन किया है, उनको फिर पुनः सोरियासिस नहीं हुआ। एक काढ़ा हम निरंतर उनको देते रहते हैं, बाकी दवाई बंद कर देते हैं उस 3 महीने के दौरान। उसमें पटोल पत्र, निम्ब छाल, इंद्रजौ और मुलैठी, इसका काढ़ा प्रतिदिन देते रहते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो उसमें एरंड भ्रष्ट हरित की बड़ी उपयोगी है। और बीच बीच में जो और मेडिसिन आई हैं, जैसे 777 ऑयल, सोरिया ऑयल, सोरिया टैबलेट, बाज़ार में बहुत सारी औषधियाँ उपलब्ध हैं, उनका भी बदल बदल करके प्रयोग करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबको नमस्कार। इसी प्रकार आप सुनते रहें और अपनी जिज्ञासाओं को भी आप प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।